नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है, सामाजिक अध्ययन भारत व उसके आगे, अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है स्थल रूप एवं जीवन। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी पे जो स्थल रूप हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो जैसे जैसे हम अध्याय पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। तो चलिए अब हम अध्याय को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप एक दिन में एक वीडियो ही देखिए और कंप्लीट प्लेलिस्ट पढ़िए। आप चैनल पे जाइए, वहां प्लेलिस्ट वाला सेक्शन मिलेगा और आपको कक्षा 6 के सभी विषय मिल जाएंगे। तो उस विषय को आप लगातार आप नोट कर लीजिए कि अपनी नोटबुक में कि आपने आज कौन सा वीडियो देखा है, कौन से लेसन का कौन सा पार्ट देखा है, और उसके बाद उससे अगला वीडियो आप देखिए। तो चलिए आज का जो हमारा अध्याय है वो हम स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है स्थल रूप एवं जीवन। सबसे पहले जो सामाजिक विज्ञान का कोई भी लेसन है वो किसी वक्तव्य के साथ शुरू होता है। तो देखिए इस वक्तव्य में क्या बताया गया है कि मनुष्य के भार से मुक्त, अनेक प्रकार की ऊंचाइयों, ढलानों तथा विशाल समतल भूमि से युक्त। इसने कहा कि मनुष्य के भार को एक बार छोड़ दीजिए। अनेक प्रकार की ऊंचाइयां, कि पृथ्वी पे क्या है, अनेक प्रकार की ऊंचाइयों का मतलब पहाड़ है। ढलानों का मतलब दे रखा क्या है, पठार है। विशाल समतल भूमि मतलब कि समतल मैदान भी है पृथ्वी पर, और अनेक प्रकार के उस पर क्या है, पेड़ पौधों को ये आधार प्रदान करती है। ये बात इसने बताई है कि पृथ्वी पे बहुत सारे पहाड़ हैं। ढलान मतलब पठार है। समतल मैदान मतलब समतल भूमि मतलब समतल मैदान है। और इन पर क्या है, अनेक प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं ना, उनको ये आधार प्रदान करती है। आधार प्रदान मतलब पृथ्वी पर ये सब चीजें मौजूद हैं, पृथ्वी पर ये सब चीजें टिकी हुई है। हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो तथा अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करे, कि हम सभी के लिए ये ऐसे ही बनी रहे भी, ये और ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो, और जो इसमें संपन्नता है को प्रदर्शित करे कि इसमें जो भी संसाधन है वो बहुत अच्छे हों भी। पृथ्वी मेरी माता तथा मैं उसकी संतान, ये बात अथर्ववेद में लिखी हुई है, पृथ्वी के लिए लिखी गई है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको मैंने एक वक्तव्य का व्याख्या की है कि इसमें क्या बताया गया है। सिर्फ इसमें यह बताया गया है कि पृथ्वी पे 3 प्रकार के स्थल रूप होते हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया, पर्वत, पठार और समतल मैदान। इन्हीं के बारे में हम आगे अब अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं, ये हम जब अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे तो उसमें इनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले परिचय। अन्य स्तनधारी जीवों के समान भी, स्तनधारी जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वो स्तनधारी जीव होते हैं। जैसे अन्य स्तनधारी जीव हैं, बाकी पशु हैं, वो सब क्या है कि मानव भी पृथ्वी पर निवास करता है। मतलब कि जैसे बाकी जो जीव है ना, उनकी तरह मानव भी पृथ्वी पर ही रहता है। 1 मिनट रुकना बेटा बस। ठीक है भी, जैसे स्तनधारी जीव, अन्य स्तनधारी जीव पृथ्वी पर रहते, वैसे मानव भी पृथ्वी पर रहता है। जैसा कि आपने देखा, भूमि के अनेक रूप और विशेषताएं हैं। भूमि के अनेक रूप मैंने आपको बता दिया कि जैसे पहाड़ है, पठार है, समतल मैदान है, रेगिस्तान है। इस प्रकार उसके अनेक रूप है और उसकी विशेषताएं भी अलग अलग हैं। विशेषताएं देखिए, पहाड़ों में कैसे मिट्टी पथरीली मिलेंगी, इस प्रकार से उनकी चोटी ऊपर मिलेगी। पठार पे जाओगे तो ऊपर से समतल मिलेगा, मैदान में जाओगे तो मिट्टी मिलेगी बिल्कुल, और बिल्कुल समतल एक मैदान मिलेगा। रेगिस्तान में जाओगे तो वहाँ वनस्पति जो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे, मौसम शुष्क या बिल्कुल ठंडा मिलेगा। तो यही इसने बताया कि अनेक स्वरूप और विशेषताएं हैं।
एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इसका स्वरूप बहुत परिवर्तित हो जाता है कि यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाओगे तो इसका जो स्वरूप है, मतलब इसका जो रूप है, बहुत बदल जाएगा। अगर आप रेगिस्तान में खड़े हैं तो आप चारों तरफ देखना, आपको रेत ही रेत नजर आएगा और गर्म हवाएं आएंगी। लेकिन वही आप अगर किसी पठार पे जाओगे या पर्वत पे जाओगे, जैसे आप शिमला वगैरह में जाओगे पर्वतों पर, तो वहाँ क्या होगा, बहुत ठंडी हवाएं, मौसम बहुत सुहावना मिलेगा। तो इसलिए कहा है कि अगर आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाओगे तो स्थल रूप क्या है, बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरी पृथ्वी पर एक ही जैसा स्थल रूप है। मान लीजिए आप झारखंड के छोटा नागपुर से सड़क द्वारा यात्रा कर रहे हैं। इसने 3 शहरों के नाम दिए हैं, वहां से आपको जाना है। कहाँ जाना है आपको? आपको झारखंड के छोटा नागपुर से सड़क के द्वारा कहाँ जाना है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जाना है। और फिर कहाँ जाना है? उत्तराखंड में अल्मोड़ा तक जाते हैं। अगर आप ये रूट निर्धारित करते हैं जो मैंने हाईलाइट किया है, तो वहां आप रास्ते में अलग अलग दृश्य भूमि, मतलब आपको भूमि दिखाई देगी। वास्तव में 3 प्रकार के स्थल रूप आपको दिखाई देंगे, जिनके बारे में हम आगे चलकर अन्वेषण करेंगे, मतलब अच्छे से पढ़ेंगे जिनके बारे में। तो सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए, अगर आप झारखंड के छोटा नागपुर में जाएंगे तो आपको क्या नजर आएगा? अगर आप झारखंड के छोटा नागपुर में जाएंगे तो वहां आपको पठार नजर आएगा, ध्यान रखना, छोटा नागपुर का पठार। फिर आप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाएंगे, वहां पे आपको समतल मैदान नजर आएंगे। अगर आप अल्मोड़ा जाएंगे, उत्तराखंड के अल्मोड़ा तक जाएंगे, तो वहां पे आपको क्या नजर आएंगे? पर्वत नजर आएंगे। तो अब इन तीनों चीजों के बारे में हम पता करेंगे कि किस प्रकार की इनकी विशेषताएं होती हैं, किस प्रकार का इनका स्वरूप होता है। अब देखिए, इसने एक चीज दे रखी है कि कक्षा की गतिविधि के रूप में 4-5 विद्यार्थियों के समूह बनाइए। आप ये काम कर सकते हैं। ये जो मैं बातें समझा रहा हूँ ये 6th क्लास के बच्चों के लिए और अध्यापकों के लिए है। अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एक्टिविटी करवानी है। एक्टिविटी में क्या करना है कि आपको 4-5 बच्चों के क्या है, समूह बनाने हैं। समूह बना लिया आपने, और उनसे कहिए कि अपने आसपास के क्षेत्र को देखे भी। तो आप देखेंगे कि कहीं पे कितना परिवर्तन होगा। 50 किलोमीटर के भीतर परिदृश्य में बदलाव होगा। जैसे आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, छोटे बच्चे 6th क्लास के, तो अपने नानी के यहाँ जाते होंगे, तो रास्ते में देखना कहीं पे आपको पहाड़ आता है या नहीं आता, भूमि का बदलाव होता है या नहीं होता। और बाकी लोगों से भी आप पूछिए कि क्या आप कहीं पे गए और भूमि का बदलाव हुआ है। और इन समूह के साथ आप खुद अगर टीचर हैं या फिर बच्चे को पाठ समझा रहे हैं तो खुद आप उन बच्चों से पूछिए या फिर अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताइए कि क्या आप ऐसे स्थान पे गए हैं कि जहाँ पे भूमि का बदलाव हुआ हो। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं। बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसमें और बढ़ेगा, वो आपके साथ इंटरेक्ट होंगे, आपके साथ बातें करेंगे। उसके बाद है एक टर्म दे रखी है तुंगता। क्या दे रखी है? तुंगता भी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्टीट्यूड। इसको देखिए, समुद्र तल से किसी वस्तु लक्ष्य की ऊंचाई भी। जो समुद्र का तल होता है ना, ये देखिए, ये समुद्र हो गया। अभी मान लेते हैं ये समुद्र का तल है, यहाँ पे पानी है। यहां से जो ऊंचाई होती किसी भी चीज की, समुद्र तल से ऊंचाई, उसको क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड या तुंगता बोलते हैं भी। ठीक है, कोई भी ऊंचाई हम मैक्सिमम, जब हमें हर एक पे लेवल बराबर लेना होता है तो हम की उसकी ऊंचाई मापते हैं समुद्र तल से। क्योंकि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि सारे समुद्र क्या हैं? मिले हुए हैं भी आपस में, उनके बीच में कोई पार्टीशन नहीं है। तो उनके सबका लेवल क्या होगा? एक समान। अगर भारत में जो समुद्र है उसका भी लेवल इतना ही होगा, अमेरिका में उसका भी लेवल इसलिए होगा। तो आपने देखा होगा कई जगह लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई। तो समुद्र तल से ऊंचाई इसलिए नापते हैं क्योंकि जो समुद्र का तल है वो हर जगह बराबर होता है।
ये बात क्लियर हुई आपको। अब स्थलरूप पृथ्वी की सतह का एक भौतिक स्वरूप है। भौतिक स्वरूप मतलब जो चीजें हमें दिखाई देती, जिसको हम छू सकते हैं, अच्छे से हम देख सकते हैं, वो भौतिक स्वरूप है। स्थलरूप लाखों वर्षों में आकार लेते हैं और पर्यावरण तथा जीवन के साथ इनका महत्वपूर्ण संबंध है। तो इसने क्या कहा है, कितने वर्षों में स्थलरूप, कितने वर्षों में स्थलरूप बनते हैं? लाखों वर्षों में। कितने वर्षों में? लाखों वर्षों में स्थलरूप बनते हैं और पर्यावरण और जीवन के साथ इनका महत्वपूर्ण संबंध है। पर्यावरण और जीवन के साथ, जो हम आगे लेसन में अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे, किस प्रकार पर्यावरण और जीवन के साथ स्थल रूपों का संबंध है। इन्हें व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जो 3 श्रेणी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, जब ऋग्वेद की हमने जो किया था ना, वक्तव्य पढ़ा था, उसमें था पर्वत, पठार और मैदान। मेनली इस अध्याय में आपको पर्वत, पठार और मैदान के बारे में पढ़ना है। इन स्थल रूपों में विभिन्न प्रकार की जलवायु और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। जो आपके ये 3 है ना, पर्वत, पठार और मैदान, इन तीनों में क्या है, अलग अलग प्रकार के तो पेड़ पौधे मिलेंगे आपको, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे। और मानव ने सभी स्थल रूपों के अनुसार स्वयं को डाला है। मतलब जो मानव है ना, सभी स्थल रूप आपको मैदान पे भी मानव रहता मिलेगा, पठार पे मिलेगा और पर्वत पे। ठीक है, इन तीनों जगह मानव रहता है, क्योंकि यहाँ रहने के लिए उसने खुद को डाल लिया है, उसने खुद को सरवाइव कर लिया है। जो साइंस में हमने पढ़ा था अडेप्टेशन, अडेप्टेशन क्या होता है वो चीज यहाँ पे बताई गई है। ये चीज क्लियर हुई। किंतु विभिन्न प्रकार के स्थल रूप पर रहने वाले लोगों की संख्या विश्व भर में भिन्न भिन्न। इसने कहा कि जो अलग अलग जगह अलग अलग लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के क्या है, स्थल रूप है, वहां पे जो रहने वाले लोग हैं ना, उनकी संख्या विश्व भर में अलग अलग होती है। भी कहीं पे पहाड़ों में ज्यादा रहते हैं, कहीं पे मैदानों में ज्यादा रहते हैं, कहीं पर पठारों में ज्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग स्थल रूपों पे लोगों जो निवास करते हैं वो अलग अलग होती है। जैसे मैदानों में क्या रहेंगे, लोग ज्यादा रहेंगे, क्योंकि वहां पे की खेती करना, उद्योग लगाना, सड़कें बनाना, स्कूल बनाना, मतलब सब कुछ करना आसान है। वहां पे जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी अगर साथ पास में पानी का स्रोत है तो। वही पहाड़ों पे थोड़ी जनसंख्या कम निवास करेगी, क्योंकि वहां पे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी ज्यादा आती हैं, और भी जो मकान बनाना है और बाकी सुख सुविधाएं, वहां पे हर काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो आगे हम डिटेल के बारे में पढ़ेंगे कि किस स्थल रूप के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, दोनों चीज हम पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम बात करते हैं पर्वत की। पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से अधिक ऊंचे होते हैं। तो ये देखिए कि पहली विशेषता क्या है पर्वत की, कि आसपास की भूमि से अधिक ऊंचे होते हैं। सिर्फ इसने ऊंचे नहीं कहा, अधिक ऊंचे कहा है। इन्हें चौड़े आधार और खड़ी चढ़ाई और संकरे शिखर के रूप में पहचाना जा सकता। अब पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले मान लीजिए कि ये भूमि है, समतल भूमि हो गई। अब पर्वत क्या बताया कि जो आसपास की भूमि से अधिक ऊंचे मिलेंगे, भी आसपास की भूमि से ऊंचे हो गए। इनके आधार, आधार मतलब जहां से ये बने हुए से ये क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। ढलान क्या होती है, खड़ी होती है, इसको बोलते हैं ढलान, चढ़ाई। ठीक है, और जो इसका जो शिखर होता है ना ऊपर का, ये क्या होते हैं, संकरे, मतलब बिल्कुल ऐसे मिलेंगे आपको इस प्रकार से, ऊपर जो सुई की तरह आपको मिलेंगे। जैसे आप हैप्पी बर्थडे वाली कैप पहनते हैं ना, तो उस प्रकार के शिखर आपको पहाड़ों के मिलेंगे। इस प्रकार आप पहचान सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कम तूंगता पर हिम पिघल जाती है और जल में बदलने के बाद नदियों में परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए, जैसे आपको मैं साइंस की बात बता देता हूँ, साइंस की यहाँ आपको पता होना चाहिए चीजें, कि मान लेते हैं कि ये कोई पर्वत है, ये सारे क्या हैं, पर्वत, हिमालय पर्वत श्रृंखला ही हमें मान लेते हैं जो पर, और ये इतनी ऊंचाई पे है कि इन सभी पे क्या है, बर्फ जमी हुई है। भी क्या जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है। हम मान लेते हैं कि ये बर्फ जमी हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये कह रहा है कि जब गर्मी का मौसम आएगा तो यहाँ जो
छोटे पर्वत है ना, क्योंकि ऊपर तो बहुत ज्यादा ठंडी रहेगी, ये बर्फ नहीं पिघलेगी। जो छोटे पर्वत है यहाँ पे गर्मी, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, ठंडी होती जाती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है। ऊंचे पर्वतों वाली बर्फ नहीं पिघलेगी, जो नीचे पर्वत है उन वाली बर्फ क्या होती है, पिघलने लगती है, और पिघल के ये पानी कहाँ आ जाता है, नदियों में आ जाता है। ये बात इसने बताई है। मैं एक ही बार पढ़ाऊंगा आपको, और एक ही बार बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगर मैं अगली बार कोई मान लो क्लास पढ़ाऊंगा तो कोई ऐसी चीज होगी जो बिल्कुल ही खास होगी, तभी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं क्योंकि उसकी आवाज में दिक्कत थी, अब आवाज वगैरह में कोई दिक्कतें नहीं हो रही। अब शायद एक बार ये ब्लरिंग आ रही है कैमरा में। अब नहीं होगा, कुछ ऐसे जैसे लाइनिंग चल रही थी ना, वो अब नहीं होगी, मैंने अब ध्यान दिया इस पे। तो ये चीजें हो गई आपकी कि इस प्रकार बर्फ पिघलने पर नदियों में पानी आ जाता है, क्योंकि ऊंचे पर्वतों पे मौसम बहुत ज्यादा ठंडा होता है, वो वाली बर्फ नहीं पिघलती। जो छोटे पर्वत होते हैं जिन पे इतने भी छोटे नहीं होते, मतलब इनसे वो साइज में थोड़े छोटे होते हैं, वहां पे मौसम नीचे नीचे गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण क्या होता है, वो बर्फ पिघल कर नदियों में पानी आ जाता है। 1 मिनट का टाइम देना भी मुझे आप। ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, अब आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो ये बात आई आपको समझ में कि किस प्रकार बर्फ पिघलने से ये होता है। ये देखिए भाई, ये आपको स्थल रूप दिखा रखे हैं एक बार, तीनों जो स्थल रूप है वो एक साथ दिखा रखे हैं। ये पहाड़ हैं, ये देखिए, ये जो ऊपर है ना, ये पहाड़ देखो, बर्फ जमी हुई ना ऊंचे पहाड़ों पर। जब ग्रीष्म ऋतु आएगी तो इनसे पिघल के नदियों में पानी आ जाएगा। जो नीचे वाली बर्फ है ना, वो पिघल के नदियों में पानी आ जाएगा। ये आपका पठार है। ये क्या है, पठार है। हम आगे पढ़ेंगे पठार होता क्या है। ये आप पठार, आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि ये कैसा दिख रहा है, क्या इसकी विशेषता होंगी। और ये आपके समतल मैदान है नीचे जो आपको दिख रहे हैं। बात क्लियर हुई आपकी, कोई डाउट नहीं किसी प्रकार का। बहुत अधिक ऊंचाइयों पर हिम कभी नहीं पिघलती, और ये पर्वत स्थायी रूप से हिम से ढके होते। इसने कहा कि जहां पर बहुत अधिक वो होती ना, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, आपको शायद थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। अब सही है कि बहुत अधिक जो ऊंचाई पे पर्वत है उनकी जो बर्फ है वो कभी भी नहीं पिघलती, वो स्थायी रूप से बर्फ से ढके रहते हैं। हिम मतलब बर्फ, हिम मतलब क्या होता है, बर्फ। हमेशा वो हिम से ढके रहते हैं। कम ऊंचाई वाले ऊंचे स्थान जहां कम खड़ी चढ़ाइयां और गोल आकार के शीर्ष होते हैं उन्हें पहाड़ी या हिल कहते हैं। इसने कहा कि एक तो होते बहुत ऊंचे ऊंचे भी, ये देखिए, एक प्रकार तो इस प्रकार से होते, इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे, ठीक है। और एक छोटे पहाड़ होते हैं, और जो ऊपर से थोड़े से गोल होते हैं भी, ऐसे करके होते हैं। तो इनको बोलते हैं पहाड़ी या हिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहाड़ी या हिल बोलते हैं। और चढ़ाइयां भी इसमें क्या होती है, जैसे पहाड़ है ना, पर्वत, इसमें तो पूरी खड़ी चढ़ाई है, लेकिन इनमें क्या होगी कि इस प्रकार से खड़ी चढ़ाई नहीं होती, बिल्कुल स्लोप में होती है। इसको हम बोलते हैं पहाड़ी। क्लियर हुई बात आपको। ये किसी प्रकार का कोई डाउट, अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।
वर्षण बारिश का आपको पता है कि वायुमंडल से भूमि का जो बारिश होती है ना, पहले तो पानी भाप में बदल के ऊपर जाता है, ऊपर जाके ठंडा होके बूंदों में बदलता है, फिर वो जमता है, फिर बादल बनता है, फिर वो जब भारी हो जाता है तो नीचे आ जाता है बारिश के रूप में। हिम क्या है, बर्फ क्या है भी? तो क्या आप कभी हिमालय के जो क्षेत्र जहां हिमालय पर्वत है उस एरिया में कभी घूमने गए हैं? लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में आप में से कोई ना कोई बच्चा जरूर गया होगा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि में नहीं रहते तो संभव हो कि आपने हिम नहीं देखी होगी। जो यहाँ रहते हैं उसने तो जरूर देखी होगी, और जो यहाँ नहीं गए होंगे उसने भी देखी होगी, और जो यहाँ नहीं गए होंगे उसने नहीं देखी होगी कि बर्फ कैसे गिरती है अभी। शेष भारत में वर्षण वर्षा और ओले के रूप में ही होता है। उसने कहा कि जो वर्षण होता है ना, जब पानी वापस आता है उसको वर्षण बोलते हैं। चाहे बर्फ गिरती हो, चाहे ओले गिरते हो, चाहे वर्षा होती हो, बारिश, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्षण। वर्षण सभी को माना जाएगा। ओले गिरे तो भी वर्षण हो रहा है, बूंदे आए तो भी वर्षण हो रहा है, बर्फ हो तो भी, स्नो मतलब हिम गिरे तो भी वर्षण हो रहा है। इसने कहा कि इन राज्यों में तो क्या है, स्नो गिरती है, बर्फ गिरती है, और बाकी जो स्टेट है वहां पे क्या होता है, वर्षा या ओले आते हैं। बहुत ऊंचे स्थानों पर यदि काफी ठंडक है तो हिम गिरेगी, वहां पे हिम का एक नरम और सुंदर आवरण बन जाएगा। ठीक है, जो बर्फ है ना वो इतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती हिम, वो बिल्कुल आराम आराम से आएगी। जैसे आपकी रुई होती है ना वैसे बर्फ गिरेगी। लेकिन जो ओले होते हैं, ओलों में तो सीधी क्या गिरती है, बर्फ गिरती है भी। ठीक है, बिल्कुल सिल्ली, जो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। अगर आप जब ओले गिरे होंगे तो आप घर के अंदर सुरक्षित रहे। ये विश्व की कुछ चोटियां दे रखी हैं, पहाड़ों की, पर्वतों की। आप देखिए इनकी आकृति विशेषताएं भी। ये एवरेस्ट गिरी सुरंग है, ये एंकोगुआ गिरी सुरंग है, ये किलिमंजारो गिरी सुरंग। मतलब इनके फोटोज दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। इनके जो ऊपरी शिखर हैं इन पे बर्फ जमी हुई है, बर्फ से ढके हुए हैं। ये सारे के सारे जो विश्व के ये बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये पर्वतों के 6 पर्वतों के चित्र हैं, विश्व के 6 पर्वतों के ये चित्र दिखाए गए हैं। विश्व के अधिकांश पर्वतों को पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसने कहा कि जो पर्वत है ना उनको एक पर्वत नहीं माना गया, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बहुत लंबी लंबी पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं। मतलब श्रृंखला मतलब लाइनें हैं, ऐसे नहीं है कि एक पर्वत खड़ा है। तो इसमें क्या होगा कि इस प्रकार से अलग अलग इस प्रकार से बहुत लंबी लंबी पर्वत श्रृंखला होंगी भी। जैसे एशिया में है हिमालय पर्वत श्रृंखला, आपने महाद्वीप के नाम याद कर लिए होंगे। तो एशिया में कौन सी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। यूरोप में आल्प्स है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज है। इनमें से कुछ श्रृंखलाएं हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। अब इनकी एक बार ऊंचाई देख लीजिए कि किस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई कितनी है। तो ये देखिए जैसे आपको दिखाए गए थे ना, आगे हम इसमें देख लेंगे कि कौन से पर्वत की आप जो डायग्राम आपका ये होमवर्क है कि आप डायग्राम देख के बताना कि ये पर्वत श्रृंखला कौन सी है जिसकी 9000 मीटर है, इसके बाद ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है। आपको सभी के डायग्राम दिखाए गए थे पीछे, तो उसमें आपको क्या करना है, इनमें इनके नाम लिख लेने हैं और यहाँ से देखना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला कितनी ऊंची है। जैसे ये मान लीजिए कौन सी है, यहाँ से आप इस प्रकार से एरो ले जाएंगे, स्केल रख के देखेंगे ये कौन सी है और ये कितनी ऊंची है। सबसे जो ऊंचा पॉइंट है ना वही लेके आपको चलना है और इस प्रकार से मैच करना है और इस प्रकार इस पे करना है। तो इस प्रकार लिख दोगे आप, सबसे ऊंची कौन सी है, सबसे नीची कौन सी। इन 6 पर्वत श्रृंखलाओं में आपको लिखना, ये आपका होमवर्क है। अब देखिए चित्र 3.2 में विश्व के 6 पर्वत दिखाए गए हैं और 3.3 में ऊपर से नीचे तक क्या है, इनकी ऊंचाइयों का दृश्य प्रभाव देने के लिए एक साथ प्रस्तुत
किया गया, मतलब सभी की ऊंचाई एक साथ दिखाई गई है। आप आराम से उसको देख सकते हैं। एवरेस्ट गिरिशृंग सबसे पहले नेपाल और तिब्बत के बीच है, और कंचनजंगा भारत। अब इनकी आपको लोकेशन थोड़े से याद रखनी है कि सबसे पहले किसकी, एवरेस्ट गिरिशृंग नेपाल तथा तिब्बत के बीच है। जो कंचनजंगा भारत और सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे 2 ऊंची चोटी है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कौन सी, एवरेस्ट। एवरेस्ट की लोकेशन क्या बताई है, नेपाल और तिब्बत के बीच में है। उसके बाद कंचनजंगा भारत का जो सिक्किम राज्य है और नेपाल के बीच है। एवरेस्ट है, एवरेस्ट किसके बीच में है, नेपाल और तिब्बत के बीच में। और जो आपका कंचनजंगा है वो आप याद करना नेपाल और सिक्किम के बीच में, दोनों में नेपाल आएगा। और आप एक वर्ड आपको याद रखना है, एवरेस्ट की बात हो तो नेपाल और तिब्बत के बीच में, कंचनजंगा की बात हो तो नेपाल और सिक्किम के बीच में। उसके बाद एंडीज पर्वत श्रृंखला भी दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है उसकी एंकोकागुआ भी गिरिशृंग है। आपको याद रखना दक्षिण अमेरिका की जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है दक्षिण अमेरिका की, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एंकोकगुआ। कौन सी है, एंकोकगुआ। एवरेस्ट की कौन सी है, माउंट एवरेस्ट की, जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है उसकी माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और दक्षिण अमेरिका की कौन सी बताइए, एंकोकगुआ एंडीज पर्वत श्रृंखला की। उसके बाद हम आ गए पूर्वी अफ्रीका में भी, पूर्वी अफ्रीका की है किलिमंजारो भी। कौन सी है, किलिमंजारो गिरिशृंग है, जो एक पर्वत है जो किसी श्रृंखला से संबंधित नहीं। इसने कहा कि जो पूर्वी अफ्रीका में एक पर्वत है वो अफ्रीका में सबसे ऊंचा है, उसका नाम है किलिमंजारो। ठीक है, ये अलग पर्वत है कि कोई पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं। पर्वत श्रृंखला मैंने आपको बताई थी कि पर्वत श्रृंखला आपको इस प्रकार से मिलेंगी और पर्वत अकेला आपको मिलेगा। हो सकता है कि पर्वत में 1-2 पर्वत हो भी। पश्चिमी यूरोप के जो ब्लोंग है ना, पश्चिमी यूरोप में आपको ये यूरोप में ब्लोंग गिरिशृंग आल्प्स पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है अभी। अनाईमुडी केरल, इसे अनाई शिखर कहते हैं, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है अनाई शिखर। और एक माउंट एवरेस्ट, कक्षा 6 के बच्चे एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, और दक्षिण भारत का अनाईमुडी, जिसे क्या बोलते हैं, अनाई शिखर भी कहते हैं। बाकी आप अगर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंप्लीट याद कीजिए हर एक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। 1-2 बार आप पढ़ेंगे, आपने वीडियो में अच्छे से समझ लिया तो आराम से आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हिमालय जैसे ऊंचे और नुकीली चोटियों वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन है भी। अब इसने एक बात बताई है कि जो हिमालय है ना उनकी चोटियां कैसे ऐसे है, नुकीली हैं भी। क्या है, नुकीली हैं। वो जो ये आपके पर्वत हैं ये नवीन है, मतलब नए हैं। नए का मतलब ये नहीं कि ये 5 या 10, 15, 20 साल पहले बने हैं। 2 चीजें हैं, एक पर्वत आपको ऐसे मिलेंगे भी जो ऊपर से गोलाकार है, और एक पर्वत ऐसे मिलेंगे। तो ये जो ऊपर से गोलाकार हैं वलित हो गए हैं ऊपर से, ठीक है, तो ये आपके पुराने हैं। और उनके बाद ये बने, सबसे पहले ये बने थे और उसके बाद जो शिखर है ना, शिखर वाले वे बने, इसलिए इन्होंने इनको नवीन कहा है कि ये अपेक्षाकृत नवीन है। मतलब 2 प्रकार के पर्वत हैं, एक ऐसे और एक इसको बिल्कुल खड़े ढलान वाले। तो इसने कहा है कि जो खड़े ढलान वाले पर्वत हैं वो बिल्कुल क्या हैं, नए हैं। बिल्कुल नए नहीं, इनकी बजाय क्या है, नए हैं। तो इनको युवा पर्वत भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, युवा पर्वत भी कहा जाता है। किंतु फिर भी इन्हें बने हुए लाखों साल हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि युवा पर्वत है, नए पर्वत है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल अभी बने 5-10 सालों में। ये जो वलित पर्वत है उनसे नए हैं, तो इसलिए इनको युवा पर्वत बोलते हैं और इनको बने हुए लाखों साल हो चुके।
कुछ छोटे और अधिक गोलाकार पर्वत और पहाड़ियां जैसे अरावली श्रृंखला काफी पुरानी है। अपरदन के कारण ये गोल आकार की हो गई, जैसा कि हिमालय के साथ हुआ। उन्नयन और अपरदन आज भी चल रहा है। उन्नयन मतलब कि धीरे धीरे इसका शिखर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ये उन्नयन है। और अपरदन इसका क्या हो रहा है, कटाव हो रहा है। तो इसने कहा कि जो अरावली है वो काफी साल पुरानी है हिमालय की तुलना में। तो ये हवा के कारण, पहले अरावली के शिखर भी क्या मानते हैं कि नुकीले होते थे, लेकिन हवा के कारण या बारिश के कारण लगातार क्या होता गया, जब इसमें अपरदन होता गया तो इसके जो शिखर थे वो क्या हो गए, वलित हो गए। ये 1 साल 2 साल 100 1000 साल की कहानी नहीं है, ये लाखों करोड़ों वर्ष की कहानी है। जब आप विज्ञान में पढ़ेंगे आप उन्नयन या अपरदन क्या होता है। और आज हम इसने कहा है कि इतना ही कहा जा सकता है कि विश्व के कुछ पर्वत जैसे हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। तो आगे हम पढ़ेंगे पर्वतीय परिवेश। आज की क्लास 30 मिनट की हो गई। मैंने आपको बताया कि 30-40 मिनट में आपका लेक्चर लूंगा। आपको एक दिन में नहीं पढ़ना है, आपको एक बार वो वीडियो देखना है, फिर आपको लेसन बुक में से पढ़ना, आपको समझना है कि क्या सर ने बताया वो समझ में आ गया। और फिर आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई वीडियो को स्किप करके देख लेना। फिर भी नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट कर देना कि सर मुझे ये लाइन और ये बात समझ में नहीं आई। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, इसके पर्वतीय प्रवेश पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।